Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इजी गेट। तो हमने अपनी एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर ली थी। एनालॉग सीरीज में 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। पहले लेक्चर में डायोड इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट किया था और दूसरे लेक्चर में मैंने उसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आई होप वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपका डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो उसी सीरीज में, उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है पावर सप्लाई। तो बढ़ने से पहले कल के लेक्चर में, जो मेरा सेकंड लेक्चर था, उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी। वो मिस्टेक ये थी कि इस जगह पर 0.4 ना होके दिस इज ओनली 4, दिस इज ओनली 4। मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके बताया, थैंक्स टू दैट स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में अगला टॉपिक है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हमें पढ़ना होता है। इससे क्वेश्चन कम आते हैं बट हमें पता होना चाहिए पावर सप्लाई है क्या। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं तो आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। पावर सप्लाई बेसिकली है क्या? पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट प्योर एसी सप्लाई इनटू रेगुलेटेड डीसी सप्लाई। अब ये प्योर एसी क्या है, रेगुलेटेड डीसी क्या है, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी है, तो सुनेंगे। जितने भी अपने मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो लो वोल्टेज डीसी सिग्नल पे काम करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लो वोल्टेज डीसी सिग्नल पे काम करते हैं। तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, आपने लैब में बनाए होंगे, अपनी कॉलेज टाइम पे बनाए होंगे, तो या तो आप सिंपली एक 9 वोल्ट 12 वोल्ट की एक छोटी सी बैटरी आती है, उसको आप डायरेक्टली यूज कर लेते हो। बट अगर मान लो आपके पास बैटरी नहीं है तो आप फिर उसको कैसे ऑपरेट करोगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिजाइन करना पड़ेगा पावर सप्लाई सर्किट। तो अगर मैं एसी और डीसी की बात करूं तो एसी और डीसी में एसी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ता है, डीसी का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। डीसी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हम हर जगह डीसी यूज नहीं कर सकते। अपने घरों में एसी आती है, वो भी प्योर एसी आती है। तो अगर कुछ ऐसा सर्किट मिल जाए जो प्योर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे या फिर रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट कर दे तो शायद वो अपने लिए ज़्यादा यूजफुल होगा और सस्ता भी पड़ेगा। तो हमने वही किया, हमने एक पावर सप्लाई सर्किट बनाया। पावर सप्लाई क्या करेगा? प्योर एसी सिग्नल को रेगुलेटेड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा या फिर रेगुलेटेड डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं अगर इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करूं कि इसमें कौन कौन सी पार्ट होंगे जो हमें पढ़ने हैं और सारे के सारे सिलेबस में हैं भी। जैसे अपने पास है प्योर एसी सप्लाई, तो पहला ब्लॉक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा? प्योर एसी सप्लाई को पल्सेटिंग डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि प्योर एसी सप्लाई क्या है, पल्सेटिंग डीसी सप्लाई क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पल्सेटिंग डीसी है, ये प्योर एसी है। फिर जब पल्सेटिंग डीसी इज नॉट अ प्योर डीसी, इतना जान लो, पल्सेटिंग डीसी प्योर डीसी नहीं है, हमें उसको अगेन उसको रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फिल्टर्स। अब फिल्टर्स बनाए कैसे जाते हैं? फिल्टर्स बनाए जाते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करके। तो फिल्टर्स करेंगे क्या? पल्सेटिंग डीसी सप्लाई को फ्लक्चुएटेड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। अभी भी आपको प्योर डीसी नहीं मिलेगी, रेगुलेटेड डीसी नहीं मिलेगी। और रेगुलेटर क्या होते हैं? रेगुलेटर क्या करेगा? जो आपकी फ्लक्चुएटेड डीसी है उसको रेगुलेटेड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। आपको एक प्योर डीसी सिग्नल मिल जाएगा जिससे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑपरेट करोगे। तो मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि प्योर एसी क्या है, पल्सेटिंग डीसी क्या है, रेक्टिफायर क्या है। तो आज इस लेक्चर में हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इन सारे ब्लॉक डायग्राम के। रेक्टिफायर क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर क्या होते हैं, प्योर एसी क्या होती है, पल्सेटिंग डीसी क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग डीसी क्या होती है, रेगुलेटरी डीसी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि प्योर एसी सिग्नल है क्या। बेसिकली अगर मैं बात करूं प्योर एसी सिग्नल की, तो प्योर एसी सिग्नल है क्या?
प्योर एसी सिग्नल है, दिस इज अवर प्योर एसी सिग्नल। अगर मैं बात करूं V इक्वल टू बी एम साइन एल्फा, दिस इज एल्फा, V इक्वल टू बी एम साइन एल्फा, ये प्योर डीसी प्योर एसी सिग्नल कहलाता है। अब प्योर एसी सिग्नल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अगर मैं इसको और आगे ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। तो प्योर एसी सिग्नल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी, अगर आप इस सिग्नल को ऑब्जर्व करो तो क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है? यस, ये सिग्नल पीरियोडिक है, जिसका टाइम पीरियड है 2π। पीरियोडिक का मतलब होता है कि अगर कोई सिग्नल एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पीरियोडिक सिग्नल। तो ये सिग्नल 2π के बाद, 2π टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π, और ये एक प्योर पीरियोडिक सिग्नल है। तो दिस इज पीरियोडिक सिग्नल, दिस इज पीरियोडिक सिग्नल। अब मैं अगर बात करूं इसके मैग्नीट्यूड की, तो देखो इसमें प्लस का मैग्नीट्यूड भी है, प्लस पीक भी है और नेगेटिव पीक भी, इसमें दोनों पीक हैं, पॉजिटिव पीक भी है और नेगेटिव पीक भी है। इसलिए इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, इस सिग्नल को हम कहेंगे बाई डायरेक्शनल सिग्नल, बाई डायरेक्शनल सिग्नल। तो प्योर एसी सिग्नल क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल सिग्नल होते हैं, पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। नेक्स्ट, अब मैं अगर आपसे कहूँ प्योर एसी सिग्नल, इसका मतलब डीसी 0 होना चाहिए। यस, प्योर एसी सिग्नल की डीसी कंपोनेंट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू निकालो, तो जितना एरिया आपका पॉजिटिव में आएगा, जितना एरिया ये पॉजिटिव में होगा, उतना ही एरिया नेगेटिव में होगा। ये जितना एरिया पॉजिटिव में है उतना ही एरिया नेगेटिव में है, इसका मतलब टोटल एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 0। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, एवरेज वैल्यू इक्वल टू 0। अगली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है। एसएससी में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। गेट और एसएससी जेई में यही अंतर है कि गेट में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, बल्कि एसएससी जेई और इवन आईईएस में भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। अगली जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है हार्मोनिक्स की, कि इसमें हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि इसमें हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, हार्मोनिक्स आर नॉट प्रेजेंट। अब हमें देखना ये है कि हार्मोनिक्स होते क्या हैं बेसिकली। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है, तो हार्मोनिक्स होते क्या हैं। तो अगर मैं एक प्योर एसी सिग्नल की बात करूँ, जैसे मैंने लिखा V इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा नॉट टी। हियर ओमेगा नॉट क्या होता है, ओमेगा नॉट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जबकि इसका इंटीजर मल्टीपल, डेट मीन्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एन ओमेगा नॉट, एन ओमेगा नॉट का कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हार्मोनिक्स, ये कहलाते हैं हार्मोनिक्स। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, अगर आपने फोरियर सीरीज पढ़ी होगी, तो हम किसी भी सिग्नल को उसके फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम या फिर उसके फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको साइन और कॉस के फॉर्म में, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उस सिग्नल में कौन कौन से फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं। तो अगर आप प्योर एसी सिग्नल बी एम साइन ओमेगा नॉट टी का फोरियर सीरीज लिखोगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा नॉट कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, एन ओमेगा नॉट कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। इसलिए मैंने क्या बोला कि प्योर एसी सिग्नल में हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एन ओमेगा नॉट क्या है, ये कहलाते हैं हार्मोनिक्स। ठीक,
अब मैं अगर बात करूं कि पल्सेटिंग डीसी सिग्नल क्या कहलाते हैं, ये तो हो गया प्योर एसी सिग्नल के बारे में। इसलिए हर जगह अपने घर पे भी प्योर एसी सिग्नल ही आता है। और जब भी हम नेटवर्क एनालिसिस में, जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे नेटवर्क एनालिसिस, वहाँ पर एसी एनालिसिस पढ़ते हैं, स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस, तो हम सिर्फ उससे प्योर एसी की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं प्योर एसी की बात? क्योंकि प्योर एसी में हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और अपनी एसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इंडक्टर के लिए एक्सएल की बात करूं तो वो होता है ओमेगा इंटू एल, और एक्सी की बात करूं तो वो होता है 1/ओमेगा इंटू सी। अपने सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं, पावर सिस्टम में दोनों होते हैं। अगर किसी सिग्नल में एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होंगी, इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर एक से ज़्यादा रिएक्टेंस को शो करेगा, जिसको शो करना या फिर जिसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही टफ हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्योर एसी सिग्नल की बात करते हैं। तो प्योर एसी सिग्नल में हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते। अब मैं अगर बात करूँ पल्सेटिंग डीसी क्या है, फिर अगर मैं बात करूँ पल्सेटिंग डीसी क्या है तो सुनेंगे। पल्सेटिंग डीसी पल्सेटिंग डीसी पल्सेटिंग डीसी इज नथिंग बट आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। अगर मैं बात करूं एक फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, तो वो आउटपुट कुछ ऐसे आता है, कुछ ऐसे आएगा। आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। दिस इज द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, दिस इज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। दिस इज द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी देखूं, अब मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी कहूँ कि प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी। सबसे पहले ऑब्जर्व करो, क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है? यस, ये सिग्नल पीरियोडिक है। इसका टाइम पीरियड कितना है? पाई। इसका मतलब ये सिग्नल पाई टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। तो क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है? यस, ये सिग्नल पीरियोडिक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने वहाँ पे क्या बताई थी कि वहाँ पे पॉजिटिव पीक भी था और नेगेटिव पीक भी था, इसलिए हमने उसको क्या बोला था? बाई डायरेक्शनल सिग्नल। दोनों डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। बट यहाँ पर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पीक है। तो ये सिग्नल बाई डायरेक्शनल ना होके कैसा होगा? यूनि डायरेक्शनल होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। अगली प्रॉपर्टी मैंने वहाँ पे क्या बताई थी कि उसकी एवरेज वैल्यू 0 हो रही थी। जितना एरिया पॉजिटिव में था उतना ही एरिया कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो सिग्नल कैसा था? एवरेज वैल्यू कितनी थी उसकी? 0। बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगी। पॉजिटिव में एरिया है बट नेगेटिव में एरिया तो 0 है। इसका मतलब इसकी एवरेज वैल्यू अब 0 नहीं होगी, एवरेज वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो एवरेज वैल्यू नॉन जीरो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नॉन जीरो एवरेज वैल्यू। नॉन जीरो एवरेज वैल्यू। अगली प्रॉपर्टी वहाँ पे क्या थी? मैंने बताया था कि उसमें हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट अगर आप इस सिग्नल की फोरियर सीरीज लिखोगे तो इसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे? इसमें डीसी टर्म्स भी आएगा, इसमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी टर्म भी आएगा और इसमें हार्मोनिक्स भी आएंगे। इसका मतलब इस सिग्नल में हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने का मतलब है, अगर आप इस सिग्नल को लिखोगे तो इस सिग्नल में डीसी कंपोनेंट भी होगा, इसमें फंडामेंटल टर्म भी होगा और इसमें हार्मोनिक्स भी होंगे। डीसी का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी? 0 है। अब इसकी 4 प्रॉपर्टी देखो कि ये पीरियोडिक है, यस, यूनिडायरेक्शनल है, यस, नॉन जीरो एवरेज वैल्यू है, यस, और इसमें हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट हैं। तो इसकी जो 2 प्रॉपर्टी हैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी और नॉन जीरो एवरेज वैल्यू प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या शो करेगी? पीरियोडिक प्रॉपर्टी शो करेगी कि इसमें एसी कंपोनेंट है। एक प्रॉपर्टी एसी से मैच कर रही है, प्योर एसी से मैच कर रही है कि ये पीरियोडिक है, तो इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी शो करेगी कि इसमें एसी प्रेजेंट है।
बल्कि इसमें नॉन जीरो एवरेज वैल्यू है, ये शो करेगी कि इसमें डीसी भी प्रेजेंट है। इसका मतलब पल्सेटिंग डीसी में एसी कंपोनेंट भी होता है और डीसी कंपोनेंट भी होता है। अब रेक्टिफायर यही काम करता है कि अपने पास प्योर एसी सिग्नल है उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली अपना पर्पज क्या है, पावर सप्लाई का अपना पर्पज है कि हमें डीसी कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो जो रेक्टिफायर जितना ज़्यादा डीसी में कन्वर्ट करेगा वहाँ पे एक फैक्टर आएगा जिसको हम बोलेंगे रिपल फैक्टर। तो जिस रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जितना कम होगा, जिस रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जितना कम होगा उसमें उतना ही डीसी ज़्यादा होगा, और जितना रिपल फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही उसमें एसी ज़्यादा होगा। हम क्या चाहते हैं, अपनी डिजायर्ड वैल्यू क्या है, डिजायर्ड कंपोनेंट क्या है, डिजायर्ड कंपोनेंट है अपना डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट जितना ज़्यादा होगा उसका रिपल फैक्टर उतना ही कम होगा। ठीक। तो अगर मैं अब बात करूं कि रेक्टिफायर बेसिकली करते क्या हैं, तो अगर मैं रेक्टिफायर की डेफिनेशन लिखूं तो रेक्टिफायर इज द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट प्योर एसी सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है और क्या आ सकता है ऑप्शन में, बाई डायरेक्शनल सिग्नल इनटू यूनिडायरेक्शनल सिग्नल। ये भी आ सकता है कि प्योर एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, या फिर वो बोल सकता है कि बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर बेसिकली यही काम करते हैं कि प्योर एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें कौन कौन से रेक्टिफायर पढ़ने हैं, अगर मैं बात करूं रेक्टिफायर की, तो रेक्टिफायर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। रेक्टिफायर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं लो वोल्टेज रेक्टिफायर, एक तो होते हैं लो वोल्टेज रेक्टिफायर, और एक होते हैं हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, अब जो लो वोल्टेज रेक्टिफायर हैं ये बनाए जाते हैं डायोड से। इसका मतलब फॉर्म बाय यूजिंग डायोड, फॉर्म बाय यूजिंग डायोड। बल्कि जो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर होते हैं वो बनाए जाते हैं फॉर्म बाय यूजिंग SCR। तो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं SCR, और हमें अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं, हमें अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं लो वोल्टेज रेक्टिफायर। लो वोल्टेज रेक्टिफायर का मतलब होता है कि जो लो वोल्टेज पर काम करे, जिसका जो आउटपुट हो, जो पीक वैल्यू हो वो बहुत ही कम हो। तो लो वोल्टेज रेक्टिफायर में कौन कौन से रेक्टिफायर पढ़ने हैं, बेसिकली दो रेक्टिफायर पढ़ने हैं। अगर मैं डिवाइड करूं तो पहला रेक्टिफायर होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में दो रेक्टिफायर पढ़ेंगे हम, एक तो होगा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, एंड दूसरा होगा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमें इतने रेक्टिफायर पढ़ने हैं जो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर से स्टार्ट करेंगे। तो हमें तीन रेक्टिफायर पढ़ने हैं बेसिकली, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, अब मैंने आपको अभी बताया कि रेक्टिफायर का काम है प्योर एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना। तो जो रेक्टिफायर जितना ज़्यादा डीसी में कन्वर्ट कर पाएगा, जिसके आउटपुट में जितना ज़्यादा डीसी कंपोनेंट होगा, वो शायद रेक्टिफायर उतना अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमने बनाया था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में वो क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो हमने क्या बनाया फिर, हमने बनाया फिर फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमने दो बनाए, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये काम तो हो गया रेक्टिफायर के। रेक्टिफायर क्या काम करेगा कि प्योर एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब पल्सेटिंग डीसी की अगर मैं बात करूं तो पल्सेटिंग डीसी में अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो डीसी कंपोनेंट है,
डीसी कंपोनेंट है प्लस एसी कंपोनेंट है। और एसी कंपोनेंट में भी कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एसी कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाए, अपने पास सिर्फ डीसी कंपोनेंट बचे, तो 100% एसी कंपोनेंट तो वहाँ से एलिमिनेट नहीं हो सकता है। तो हमने कुछ कम करने की कोशिश की, किसके थ्रू कम करने की कोशिश की, हमने फिल्टर्स के थ्रू कम करने की कोशिश की कि हमने फिल्टर्स लगा दिए, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा दिए। अब मैं अगर बात करूं कि एसी कंपोनेंट होते कैसे कम है उसमें से, तो अगर मैं बात करूं इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, और जो एक्सी इक्वल टू होता है वो होता है 1/ओमेगा इंटू सी, 1/ओमेगा इंटू सी। इसका मतलब जो इसका इम्पीडेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो हम फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर एक्सी की वैल्यू बहुत कम हो जाए मतलब इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह या फिर लो इम्पीडेंस सर्किट की तरह काम करेगा। और एक्सएल कैसे काम करेगा, एक हाई इम्पीडेंस सर्किट या फिर सिंपल कहें ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो जहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा, क्या वहाँ पे एसी करंट फ्लो हो पाएगी, नहीं फ्लो हो पाएगी। और जहाँ पर शॉर्ट सर्किट या फिर लो इम्पीडेंस पाथ होगा वहाँ से एसी करंट फ्लो हो जाएगी। अगर हम फ्रिक्वेंसी कम कर दें तो क्या होगा, अगर फ्रिक्वेंसी कम कर दें, एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाए, लगभग 0 हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वहाँ से करंट फ्लो होगी। जबकि एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफिनाइट, वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर क्या काम करते हैं, इनका जो इम्पीडेंस होता है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। हम यहाँ से अलग अलग फ्रिक्वेंसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, तो अपने पास कुछ फिल्टर्स होंगे, कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, दोनों को मर्ज करके एलसी फिल्टर होंगे। ठीक, तो वहाँ से हम फिल्टर पढ़ेंगे। अब फिल्टर के बाद भी मैंने आपको आउटपुट बताया, कौन सा आउटपुट मिलेगा हमें, फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट। तो फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट हमें कैसा मिलेगा, देखेंगे जरा। जो फिल्टर्स का आउटपुट होगा बेसिकली हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, ये कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। ये कहलाता है फ्लक्चुएटेड डीसी या फ्लक्चुएटेड डीसी सिग्नल। अभी भी इसमें फ्लक्चुएशन है, अभी ये रेगुलेटेड नहीं है। अगर हमें रेगुलेटेड डीसी सप्लाई चाहिए तो हम फिर किसका यूज करेंगे, हम करेंगे रेगुलेटर का यूज करेंगे। तो बेसिकली रेगुलेटर बनाए किससे जाते हैं, रेगुलेटर बनाए जाते हैं जेनर डायोड से, जेनर डायोड या फिर ओपेम्प एंड जेनर डायोड का यूज करके। तो हमें थोड़ा सा जेनर डायोड का नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा, जब मैं रेगुलेटर पढ़ाऊँगा तो पूरा आपको जेनर डायोड के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, कब वो एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स काम करेगा, कब ओपन सर्किट काम करेगा, कब उसको कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करेंगे, ये सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जब फ्लक्चुएटेड डीसी सप्लाई मिल जाएगी उसके बाद हमें रेगुलेटर का यूज करके हम क्या करेंगे, हम उसको रेगुलेटेड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कुछ हमें ऐसा मिलेगा, देखेंगे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। दिस इज द रेगुलेटेड डीसी सप्लाई। हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, आउटपुट की एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। अभी भी आपको एग्जैक्टली कांस्टेंट तो नहीं मिलेगी, बट हाँ आपको बहुत हद तक कांस्टेंट वैल्यू, आउटपुट की कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इस आउटपुट को ऑब्जर्व करो तो ये आउटपुट प्योर डीसी की तरह काम करेगा। अगली क्लास में करेंगे हम रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ेंगे। तो अगर अब आपको लगता है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ और आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं अपना लेक्चर अपलोड करूँ आपको पता लग जाए मेरे लेक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास से पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।